आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम या साक्ष्य विधि के अंतर्गत समरूप तथ्यों सिमिलर फैक्ट्स के बारे में। साक्ष्य विधि के प्रयोजन के लिए किसी तथ्य को अन्य तथ्य के समरूप सिमिलर तब कहा जाता है जबकि वह विवादक तथ्य के जैसा ही हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति पर खराब क्वालिटी की शराब बेचने का आरोप है तो उस व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्तियों को खराब शराब बेचना एक समरूप तथ्य होगा। इसी प्रकार किसी डॉक्टर पर असावधानी पूर्वक एक ऑपरेशन करने के लिए वाद लाया जाए तो अन्य मामलों में उसके द्वारा असावधानी पूर्वक किए गए ऑपरेशन एक समरूप तथ्य होंगे। यदि किसी व्यक्ति पर चोरी करने का अभियोजन लगाया जाए तो उसके द्वारा अन्य अवसरों पर की गई चोरियां एक समरूप तथ्य होंगी। सामान्य सिद्धांत यह है कि सामान्य तथ्यों का साक्ष्य ग्राह्य नहीं होता। यह सिद्धांत तभी लागू होगा जब वह तथ्य जिस पर यह मामला आधारित है और यह तथ्य जिसका साक्ष्य दिया जा रहा है दोनों एक दूसरे से पूर्ण रूप से मिलते जुलते हैं। एक मामले में एक व्यक्ति पर यह आरोप था कि उसने अपने नाबालिग सौतेले बेटे पर अशिष्ट हमला किया और अपनी नाबालिग सौतेली बेटी पर भी ऐसा ही हमला किया और रेप करने की कोशिश की। न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि ये दोनों अपराध समरूप नहीं थे। बच्चों पर बलात्कार के बारे में जो सामान्य तथ्यों का साक्ष्य होता है उनकी कोई विशेष श्रेणी नहीं है। यह बात कि उसने सभी अपराध बच्चों के खिलाफ किए थे और अपने घर में किए थे और सौतेले बाप ने किए थे, यह सब एक ही प्रकार के अपराध नहीं बनते हैं। समरूप तथ्यों के साक्ष्य का अपवर्जन। साक्ष्य विधि के समक्ष समस्या यह है कि क्या समरूप तथ्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह साबित करने के लिए कि अभियुक्त चोरी का दोषी है, क्या उसके द्वारा कारित पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती चोरियों का साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकेगी। मोटे तौर पर सामान्य सिद्धांत यह है कि समरूप तथ्यों का साक्ष्य सुसंगत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक केस का विचारण स्वयं उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि अन्य मामले के तथ्यों एवं विनिश्चयों के आधार पर। उदाहरण के लिए, जहां एक व्यक्ति को चोरी के अभियोग से आरोपित किया जाता है वहां पर यह तथ्य कि वह पहले भी कई चोरियों का दोषी रहा है इस बात को साबित नहीं कर सकता कि वह वर्तमान चोरी का भी दोषी है। इस प्रकार समरूप कृत्यों का साक्ष्य, चाहे वे कार्य उसी एक व्यक्ति के द्वारा किए गए हों, व्यर्थ हैं जब तक कि विवादक तथ्य के संदर्भ में इसका कुछ साक्ष्यात्मक महत्व न हो। यह कहा गया है कि यदि समरूप तथ्यों का साक्ष्य साधारणतया बुरा या अच्छाशील दर्शाने के अतिरिक्त कोई अन्य युक्ति संगत साक्ष्यात्मक महत्व रखता है तो वह ग्राह्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहीं भी समरूप तथ्यों शब्दों का उल्लेख नहीं करता है। अधिनियम का कोई भी भाग यह उद्घोषणा नहीं करता कि समरूप तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता या दिया जा सकता है, किंतु जैसा कि न्यायमूर्ति महमूद द्वारा क्वींस एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला में इंगित किया गया है कि यह प्रभाव स्वरूप किसी भी ऐसे साक्ष्य की प्रयोग की मनाही करता है जो कि अधिनियम के द्वारा स्वयं विशिष्ट रूप से प्राधिकृत नहीं है। चूंकि समरूप तथ्यों का साक्ष्य विशिष्ट रूप से प्राधिकृत नहीं है, इसलिए अधिनियम के अंतर्गत सार रूपेण सामान्य नियम यह होगा कि समरूप तथ्यों का साक्ष्य सुसंगत नहीं है। न्यायालय भी इसी परिकल्पना पर कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, एम्परर बनाम पंचुदास में कुछ व्यक्तियों के लूट एवं हत्या के विचारण में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उसी अभियुक्त के द्वारा उसी ढंग से कारित की गई अन्य लूटों के साक्ष्य को ग्राह्य नहीं माना। इसी प्रकार नूर मोहम्मद बनाम द किंग में अभियुक्त को ब्रिटिश गुयाना की एक जूरी के द्वारा इस आरोप पर विचारित किया गया था कि उसने पोटेशियम साइनाइड जहर देकर अपनी वास्तविक पत्नी की हत्या की थी। अभियोजन पक्ष के द्वारा यह साक्ष्य दिया गया कि लगभग 2 वर्ष 4 माह पूर्व उसकी कानूनी पत्नी की मृत्यु भी उसी प्रकार हुई थी। इस साक्ष्य को ग्राह्य मानकर अभियुक्त को सिद्ध दोष ठहराया गया।
प्रीवी काउंसिल ने अपील किए जाने पर ड्यू पोर्को ने यह मत व्यक्त किया कि अभियुक्त के द्वारा एक अन्य स्त्री की हत्या करने के अभियोग को साबित करने के लिए उसकी पत्नी की पूर्व मृत्यु का साक्ष्य सुसंगत नहीं था, परंतु उसी समय अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला था। किंतु कानून सब मामलों में ऐसे समरूप तथ्यों के साक्ष्य को अस्वीकृत भी नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ मामलों में इस प्रकार का साक्ष्य अद्वितीय रूप से महत्वपूर्ण होता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए कानून ने मुख्य नियम के अनेक अपवाद निकालने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत समरूप तथ्यों के साक्ष्य को दिए जाने की अनुमति मिल जाती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई ऐसा उपबंध नहीं है जिसके अंतर्गत समरूप तथ्यों के साक्ष्य को ग्राह्य करने की मनाही की गई हो। साक्ष्य ग्राह्य है या नहीं, यह उसकी श्रेणी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस तथ्य पर निर्भर करता है कि वह बात को साबित करने की कितनी ताकत रखता है और कितना माकूल है, और यह सामान्य भाव का एक विषय है, न कि किसी कठोर विधिक सिद्धांत का। यदि प्रस्तुत साक्ष्य बात को साबित करने में कमजोर है या वह अभियुक्त को प्रतिकूल प्रभाव से ग्रस्त कर देगा, तो उसे ग्राह्य नहीं करना चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 15 कार्य आकस्मिक या साक्ष्य था, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्यों के बारे में बात कहती है। जबकि प्रश्न यह हो कि कार्य आकस्मिक या साक्ष्य था या किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था, तब यह तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली का भाग था, जिनमें से हर एक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति संपृक्त था, सुसंगत है। इस धारा में 3 दृष्टांत दिए गए हैं जो इसको और स्पष्ट करते हैं। दृष्टांत का कहता है कि ए पर यह अभियोग है कि अपने ग्रह के बीमे का धन अभिप्राप्त करने के लिए उसने उसे जला दिया। अब ये तथ्य कि ए कई ग्रहों में एक के पश्चात एक दूसरे में रहा, जिनमें से हर एक का उसने बीमा कराया, जिनमें से हर एक में आग लगी, और जिन अग्निकांडों में से हर एक के उपरांत ए को किसी भिन्न बीमा कार्यालय से बीमा धन मिला, इस नाते सुसंगत है कि उनसे यह दर्शित होता है कि वो अग्निकांड आकस्मिक नहीं थे। दूसरा दृष्टांत, ख के ऋणियों से धन प्राप्त करने के लिए क नियोजित है। का यह कर्तव्य है कि वह बही में अपने द्वारा प्राप्त राशियां दर्शित करने वाली प्रविष्टियां करे। वह एक प्रविष्टि करता है जिससे यह दर्शित होता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर उसे वास्तव में प्राप्त राशि से कम राशि प्राप्त हुई थी। प्रश्न यह है कि यह मिथ्या प्रविष्टि आकस्मिक थी या साक्ष्य। ये तथ्य कि उसी बही में क के द्वारा दी हुई अन्य प्रविष्टियां मिथ्या है, और यह कि हर एक अवस्था में मिथ्या प्रविष्टि क के पक्ष में है, सुसंगत है। तीसरा दृष्टांत, ख को कपटपूर्वक कूटकृत रुपया परिधान करने का क अभियुक्त है। प्रश्न यह है कि क्या रुपये का परिधान आकस्मिक था। ये तथ्य है कि ख को परिधान के तुरंत पहले या पीछे क ने ग घ ड को कूटकृत रुपये परिधान किए थे। इस नाते सुसंगत है कि उनसे ये दर्शित होता है कि ख को किया गया परिधान आकस्मिक नहीं था। ये धारा 15 2 प्रकार के मामलों में प्रयुक्त होती है। नंबर 1, जबकि प्रश्न यह हो कि किसी व्यक्ति पर आरोपित कृत्य आकस्मिक है या साक्ष्य, और उस कृत्य के आकस्मिक होने का बचाव लिया गया हो। नंबर 2, जबकि प्रश्न यह हो कि क्या किसी कार्य को किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था। समरूप तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है कि जबकि उनसे मन की दशा अथवा दुराशय साबित हो, जो कि या तो दायित्व की शर्त हो या अन्यथा सुसंगत हो। इस प्रकार का साक्ष्य धारा 14 और 15 दोनों के अंतर्गत आता है। धारा 14 तथ्यों को सुसंगत मानती है यदि उनसे मन की कोई ऐसी विशिष्ट दशा साबित होती हो जो दायित्व के लिए अनिवार्य है, और धारा 15 समरूप घटनाओं को सुसंगत मानती है यदि वे घटनाएं ये दर्शाने के लिए आवश्यक हो कि प्रश्नगत कार्य एक विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था। सारांश यह है कि अभियोजन
ऐसे सभी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है जिसमें कि आरोप को साबित करने की प्रवृत्ति हो। अभियोजन ऐसे साक्ष्य को उस समय तक रोके रखने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि अभियुक्त कोई बचाव ना खड़ा कर दे जिसका खंडन आवश्यक हो। जहां एक व्यक्ति ने किसी न किसी प्रकार का विवाह करने के शीघ्र ही पश्चात एक एक करके अपनी 3 पत्नियों को नहाने के टब में डुबो दिया था, वहीं पहली 2 पत्नियों की मृत्यु तीसरी पत्नी की मृत्यु के लिए उसके अभियोजन में सुसंगत धारण की गई, क्योंकि इससे यह संदर्भित होता था कि प्रत्येक मामले में मृत्यु साक्ष्य थी अथवा उसका आशय मृत्यु कारित करना था। जहां अभियुक्त पर यह आरोप था कि उसने एक महिला साइकिल सवार पर अपनी कार चढ़ाकर उसकी मृत्यु कारित की थी, वहां इस तथ्य को सुसंगत माना गया कि 2 पूर्ववर्ती अवसरों और एक पश्चातवर्ती अवसर पर भी उसने महिला साइकिल सवारों पर अपनी कार चढ़ा दी थी, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता था कि प्रत्येक मामले में उसने जानबूझकर ऐसा किया है। चूंकि इस प्रकार का साक्ष्य स्वयं धारा 15 के अंतर्गत सुसंगत है, अतः धारा 14 के द्वारा लगाया गया प्रतिबंध कि तथ्यों को प्रश्नगत अपराध अथवा विशिष्ट व्यक्ति के प्रति आशय अथवा ज्ञान अवश्य संदर्भित होता हो लागू नहीं होना चाहिए। जब तक ये घटनाएं समरूप हैं और तब तक उनका साक्ष्य सुसंगत होगा, भले ही अन्य समरूप अपराध किसी अन्य व्यक्तियों के प्रति किए गए हों और प्रश्नगत व्यक्ति के विरुद्ध ना किए गए हों, क्योंकि साक्ष्य से ये स्पष्ट होता है कि प्रत्येक मामले में आरोपित व्यक्ति ने आशयपूर्वक कार्य किया था। इस दृष्टिकोण से एम्परर बनाम पंचुदास के वाद में न्यायमूर्ति चौधरी का विमत निर्णय बहुमत के निर्णय से अधिक श्रेष्ठ है। विद्वान न्यायाधीश के अनुसार ये तथ्य कि अभियुक्त ने अन्य वेश्याओं के साथ समरूप अपराध किए थे, इस बात को दर्शाता है कि अपने हर शिकार को नुकसान पहुंचाना उसका आशय था। साक्ष्य की सुसंगति के लिए आवश्यक नहीं था कि कार्य के आकस्मिक होने के बचाव को खड़ा किया गया हो। समरूप तथ्यों का साक्ष्य मन की असावधानी की दशा को साबित करने के लिए भी दिया जा सकता है। हेल्स बनाम कर का वाद इस बात का अच्छा उदाहरण है। वादी ने एक नाई से क्षतिपूर्ति का दावा किया था क्योंकि उसने दाढ़ी बनाते समय गंदे ब्लेड का इस्तेमाल किया, जिससे कि वादी दाद से पीड़ित हो गया था। 2 ऐसे व्यक्तियों के साक्ष्य को सुसंगत माना गया जो कि उसी नाई की दुकान से दाढ़ी बनवाने पर उसी प्रकार की दाद के रोग का शिकार हुए थे। न्यायालय ने इंगित किया कि समरूप तथ्यों की सुसंगति से संबंधित नियम दीवानी कार्यवाहियों पर भी समान रूप से लागू होते हैं। यह नियम सुनिश्चित है कि इस बात को साबित करने का साक्ष्य ग्राह्य नहीं है कि किसी विशिष्ट अवसर पर एक अपराध से आरोपित व्यक्ति ने किसी पहले अवसर पर वैसा ही अपराध किया था, क्योंकि यह साक्ष्य इस बात को दर्शाने के लिए दिया जाता है कि ऐसी संभाव्यता है कि उस व्यक्ति ने आरोपित अपराध किया हो। परंतु जहां पर प्रश्न यह हो कि प्रतिवादी ऐसा आचरण अपनाता है जो कि उसके पड़ोसी के लिए खतरनाक है, वहां यह दर्शाना विधि संगत है कि अन्य अवसरों पर भी उसका आचरण खतरे का स्रोत रहा है, और यह अनुमान भी विधि संगत है कि अन्य अवसरों पर क्षति पहुंचाने हुए उसके आचरण ने वादी को क्षति पहुंचाई है। आर बनाम स्ट्रेफिन के मामले में अभियुक्त इस बात के लिए आरोपित किया गया था कि उसने 1951 में 2 युवतियों की हाथ से गला घोंटकर हत्या की थी। पुलिस अभिरक्षा से वह भाग भी गया और 4 घंटे तक फरार रहा। उसके भागने और पुनः गिरफ्तारी के अगले दिन लिंडा नामक एक युवती जिसका गला घोंटा गया था की लाश मिली। अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह उस क्षेत्र में था और उस लड़की को देखा, परंतु इस बात से इनकार किया कि उसने उस लड़की की हत्या की। उसने स्वीकार किया कि पिछले वर्ष उसने 2 युवतियों की हत्या की थी। लिंडा की हत्या करने के लिए उस पर चलाए गए मुकदमे में उक्त 2 हत्याओं के साक्ष्य को ग्राह्य किया गया। उसने इसके विरुद्ध अपील दायर की। न्यायमूर्ति स्लेट ने सामान्य नियम की विवेचना करने के पश्चात कहा कि सामान्य नियम के कुछ मान्य अपवाद हैं जिसके अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा कारित किए गए अन्य अपराधों का साक्ष्य ग्राह्य होता है, बावजूद इसके कि ऐसे साक्ष्य से उसकी आपराधिक प्रवृत्ति साबित होती है, क्योंकि यह साबित करने की प्रवृत्ति होती है कि अभियुक्त ने विशिष्ट आरोपित अपराध कारित किया है।
तीन हत्याओं के बीच समानताओं का उल्लेख करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि सर्वप्रथम अभियुक्त का प्रत्येक शिकार एक युवती थी, दूसरे प्रत्येक की हत्या हाथ से गला घोंटकर की गई थी, तीसरे किसी भी मामले में वासनात्मक हस्तक्षेप का प्रयास नहीं किया गया था, न ही अपराध का कोई अन्य मंतव्य था, चौथे किसी मामले में संघर्ष का साम्य नहीं था और पांचवें किसी भी मामले में लाश को छिपाने का प्रयास नहीं किया गया था। पहले की दो हत्याओं के साक्ष्य को यह दर्शाने के लिए ग्राह्य किया गया कि उसी व्यक्ति ने तीनों युवतियों की हत्या की थी, अर्थात इस बात की अनन्यता स्थापित करने के लिए कि लिंडा का हत्यारा वही व्यक्ति था जिससे कि अन्य दो युवतियों की हत्या ठीक उसी प्रकार से की थी। इस प्रकार पूर्ववर्ती हत्याओं के साक्ष्य को ग्राह्य माना गया। किसी भी चोरी में चोरी करने के तरीके का साक्ष्य सामान्य तथ्य का साक्ष्य होने के नाते उसके द्वारा भूल या दुर्घटना के बचाव को काटने के लिए न्यायालय के सामने लाया जा सकता है। एक मामले में एक व्यक्ति पर यह आरोप था कि उसने एक दुकान से खाने योग्य सूअर का मांस चोरी किया था। उसने अपने बचाव में कहा कि उसने गलती से वह पदार्थ उठा लिया था। इस प्रकार की गलती से उसने कुछ पूर्व अवसर पर जो पदार्थ उठाया था उसका साक्ष्य स्वीकार किया गया। न्यायालय ने कहा कि वर्तमान चोरी जो उसने की थी उसकी भूतपूर्व चोरियों से ऐसा संबंध था जिससे उसका बचाव कट जाता था, क्योंकि बार बार कोई भी व्यक्ति ऐसी गलती नहीं कर सकता। तो इस प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 15 के अनुसार न्यायालय के सामने जब प्रश्न यह हो कि वह कार्य आकस्मिक था या साक्ष्य था या किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था, तब ऐसे तथ्यों का साक्ष्य जो समरूप घटनाओं की आवली का भाग था, जिनमें से हर एक घटना के साथ कार्य करने वाला व्यक्ति संपृक्त था, तो वह साक्ष्य दिया जा सकता है, वह साक्ष्य सुसंगत होगा।